बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। मेरी उम्र अभी 20 साल थी कि मेरी सौतेली माँ ने मेरी शादी कर दी। वो जैसी भी थी मगर मेरे लिए इसने अच्छा ही सोचा था। मेरे शौहर इंग्लैंड में अपनी फैमिली समेत रहते थे। सुबह में निकाह के बाद 6 माह बाद रुखसत होकर यॉर्कशायर इंग्लैंड आ गई। मैं बुनियादी तौर पर एक घरेलू औरत थी मगर शौहर चाहते अल्लाह ने मुझे 2 बच्चों से नवाज दिया। मेरी सास घर पर होती थी और बच्चों की देखभाल बआसानी कर लेती थी। बड़ी बेटी हानिया 4 साल की और छोटी बेटी शायना 6 माह की हुई थी। इन्हीं दिनों मेरी सास की तबीयत खराब रहने लगी मगर वो जाहिर न होने देती। अक्सर हानिया शिकायत करती कि दादू कमरे में किसी से बात करती हैं। मैं इसको चुप करवा देती कि फोन पर बात करी होंगी। वक्त गुजरता गया और मेरी छोटी बेटी 2 साल की हो गई। इन दिनों सास बेहद बीमार हो गई, हत्ता कि वो किसी से बात करना भी छोड़ गई। मैं सूरत हाल से काफी परेशान थी। डॉक्टर्स ने इनको अस्पताल में दाखिल कर लिया। मैंने स्कूल से छुट्टियां ले ली और घर और बच्चों के साथ सास का भी ख्याल रखने लगी मगर वो ना बच सकी और एक शाम खामोशी से इस दुनिया को छोड़ गई। मरने से एक दिन पहले इन्होंने मुझे पास बुलाया और इशारे से करीब आने को कहा। मैंने उनके मुंह के करीब जाकर सुना तो वो बोली, यहाँ से चले जाओ, यहाँ मत रहना। इनकी आवाज में न जाने क्या था कि मैं लर्ज कर रह गई। शौहर से जिक्र किया तो बोले अस्पताल जाने का कहती होंगी। इनको अस्पताल और दवाओं से बहुत एलर्जी थी, इसलिए मैं भी ये समझ बैठी मगर नहीं, मैं जानती थी कि वो हमसे क्या कहना चाहती थी। अगले दिन इनकी मौत से हमारा घर सारा अफसुर्दा हो गया। एक माह इनको पाकिस्तान लाने और तदफीन वगैरह में लग गया। वापस घर पहुंची तो नौकरी की फिक्र हुई। शौहर से बात की कि नौकरी छोड़ दी जाए तो वो बोले अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्कूल में तुम होगी तो इनकी फिक्र नहीं होगी। मैं भी सोच में पड़ गई। हानिया तो मेरे साथ स्कूल जाती थी मगर शायना भी छोटी थी, इसके लिए डे केयर का इंतजाम भी नहीं किया था। पड़ोसन एक अच्छी औरत थी, इसके पास छोड़कर मैं पहले दिन स्कूल गई। तवील गैर हाजिरी के बाद काम का लोड था। आते आते शाम के 4 बज गए थे। भागम भाग बड़ी बेटी को लिए पड़ोसन के पास आई, देखा तो शायना सो रही थी। बहुत शुक्रिया अदा किया। पड़ोसन ने चाय पे रोक लिया। चाय की तलब भी थी, सो मैं बैठ गई। इसका नाम सारा था और वो भी मुस्लिम थी। इसके 2 बेटे थे जो स्कूल जाते थे। सारा ने बेबी सीटर से तजवीज़ दी और वो कंपनी को जानती थी जहां से बेबी सीटर की खिदमत हासिल की जा सकती थी। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। मैंने फौरन राब्ता नंबर लिया। सारा ने मुझे बताया कि कंपनी में एक मुस्लिम लड़की भी काम करती थी जिसका नाम आलिया था। इसको बुलाने का कहा क्योंकि सारा भी ज़रूरत के वक्त इसको बुलाती थी। मैंने कंपनी को फ़ोन किया और आलिया को भेजने का कहा। कंपनी ने शाम 8 बजे का वक्त दिया। मैं बेचैनी से इसका इंतज़ार करने लगी। ठीक 8 बजे आलिया आ गई। वो एक सुलझी हुई लड़की थी, उम्र 22 साल के लगभग थी और वो अपना और अपनी माँ का पेट भरने के लिए नौकरी कर रही थी। आलिया का सारा बायोडाटा कंपनी को भेज दिया। मुझे भी वो एक मुखलिस लड़की लगी और मैंने इसे नौकरी पर रख लिया। जब इसे मालूम हुआ कि मैं इसे मुस्तकिल तौर पर रख रही हूँ तो वो बेहद खुश हो गई और अगले दिन सुबह 8 बजे आने का वादा कर लिया और अगले दिन सुबह वो ठीक 8 बजे घर आ गई। शायना इसे देखकर बहुत खुश हो गई। वो घर से जाना नहीं चाहती थी। अब एक खेलने वाला इंसान इसको मिल रहा था और वो जल्द ही दोस्त बन गई। मैं और मेरे शौहर बहुत मुतमईन हो गए और अपने काम पर चले गए। शायना खुश मिजाज बची थी और वो 2 साल की हो गई और बहुत बातें करने लगी थी। पूरे घर में भागती दौड़ती फिरती। हानिया स्कूल से आ जाती तो दोनों मिलकर बहुत उधम मचाती थी। देखते देखते 1 माह गुजर गया और आलिया ने मेरा भरोसा जीत लिया। वो एक अच्छी और मुखलिस लड़की थी। कुछ दिनों में मैं देख रही थी कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। कई बार वो कुछ कहना शुरू करती मगर बात को छोड़ देती और खुदा हाफिज कहकर निकल जाती। मैंने सोचा शायद इसकी माँ ठीक नहीं तो छुट्टी लेना चाहती होगी। ये सोचकर मैंने अगले दिन इसे चाय पर रोक लिया। वो कब हाथों में लिए गुमसुम सी बैठी थी। मैंने खुद इससे पूछा कि सब खैरियत है। वो मुस्कुराई और हाँ में सर हिलाया। मैंने इसके हाथ पर हाथ रखा और इसे यकीन दिलाया कि वो मुझसे कोई भी बात कर सकती है। वो चुपचाप मुझे देखने लगी। इसकी आंखों में एक उलझन सी थी। वो बोली, ऊपर दाएं कमरे में कौन रहता है? मैं एकदम हैरान सी हो गई। वहाँ मेरी सास रहती थी। मैंने कहा क्या बात है? बोलो। कुछ नहीं बेबी, वहाँ चले जाते हैं और बातें करते हैं। इसे बताया। मैं सोच में पड़ गई और इजाजत लेकर चली गई। रात को शौहर से ये बात की तो बोले, तुम भी क्या फजूल बातें सोचने लगी हो? शायना अम्मी से बहुत करीब थी, इनकी तस्वीर से बातें करती होगी। मुझे भी सुनकर सुकून सा हो गया। वाकई ऐसा ही था। अम्मा इससे बहुत लाड करती थी और अगले दिन मैंने आलिया को भी समझा दिया कि वो भी मुतमईन हो गई।
इस शाम हमारी शादी की सालगिरह थी। शौहर बहुत खुशगवार मूड में थे। इन्होंने एक फिल्म देखने का प्लान बना रखा था और खाना भी बाहर ही खाने वाले थे। मैंने आलिया से बात कर ली थी कि वो रात के 11 बजे तक बच्चों के पास ही रुक जाए। हमारी कोशिश थी कि हम जल्द घर आ जाएं। वक्त मुकर्रर पर आलिया घर आ गई और शाम के 6 बजे थे जब बच्चियां टीवी पे कार्टून देख रही थी और मैंने आलिया को सब औकात समझा देने के बच्चियों के 8 बजे सोने के लिए ऊपर इनके कमरे में ले जाए और खाना वो खा चुके हैं। आलिया के लिए फ्रिज में खाना मौजूद था जो वो खाकर इमरजेंसी के तौर पर वो मुझे या मेरे शौहर को फ़ोन कर सकती थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि मैं इसकी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर जा रही थी। हमारे जाने के बाद आलिया ने दरवाजे बंद कर दिए और तमाम खिड़कियां भी चेक कर ली। बाकी के वाक़यात आलिया ने मुझे बताए और इसकी ज़ुबानी सुने। मिस्टर और मिसेस अहमद के जाने के बाद मैं बच्चियों के पास आ गई। इनके खेलने का मूड था, चुनाचे मैं इनके साथ रही। ठीक 8 बजे मैंने इनको दूध का गिलास देने के बाद सोने के लिए ऊपर इनके कमरे में ले गई। ऊपर की मंजिल पर 3 बेडरूम थे। दाएं जाने पहला कमरा मिसेस अहमद की सास यानी हानिया की दादी अम्मा का था। दूसरा मास्टर बेडरूम था जो वालिदैन के इस्तेमाल में था। दूसरी जाने बच्चियों का कमरा था और इन कमरों में अटैच बाथ भी थे। बच्चियों का कमरा खासा खुला था। एक तरफ दोनों के बेड लगे थे। इसके सामने बच्चियों के कपड़ों की अलमारी थी। सामने के हिस्से में कालीन बिछाकर खिलौनों की रैक और एक छोटा सा खैमा था। ये खेलने की जगह थी। बच्चियां खैमे में बहुत खुशी से खेलती थीं। इसमें टॉर्च लाइट और कुछ खिलौने थे। नीचे एक गर्म गद्दा बिछा हुआ था। बच्चियों के बिस्तर ठीक करने और इन पर ब्रश करवाने के बाद इनके बिस्तर पर लिटा दिया गया। हानिया का सवाल। हानिया का सोने का इरादा नहीं था, बल्कि वो कहानी सुनना चाहती थी। मैंने कहानी की किताब खिलौनों के रैक से निकाली जो हानिया की पसंदीदा थी और इसमें से कहानी सुनाने लगी। इस दौरान में शाइना भी सो गई थी। हानिया को शब खैर कहकर मैंने दरवाजा बंद किया और नीचे आ गई। कम घड़ी की सुइयां 9 बजा रही थी। मुझे कुछ भूख लग गई थी और मैंने फ्रिज में झांका तो पास्ता और एक पिज्जा मौजूद था। मैंने पिज्जे के 2 स्लाइस काटे और गर्म करने ओवन में रख दिया। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। मुझे घबराहट सी होने लगी तो माँ को फौरन फोन में लाया। इनसे बात करके काफी सुकून महसूस हुआ। इनसे अपनी घबराहट का जिक्र किया तो वो बोली, अक्सर आंटी, जगह पर ऐसा होता है कि दिन में जहाँ कोई उलझन नहीं होती वहाँ रात में अजीब सी अजनबियत महसूस होती है। तुम परेशान ना हो, 2 घंटे में घर वाले आ जाएंगे तो तुम आ जाना। मैं तुम्हारे इंतजार में जाग रही हूँ। ये बात सुनकर मुझे भी हौसला हुआ। वाकई में ख्वामखा घबरा गई थी। फोन बंद करके मैं वहीं पर खड़ी हो गई थी और सोच रही थी कि अचानक ओवन की पीप हुई और मैं उछल पड़ी हूँ और मुझे क्या हो गया है। मैंने फ्रिज से एक कीड़ा निकाला। फ्रिज से एक सोडा कैन लाकर लाउंज में आ गई। टीवी लगाने के लिए जब रिमोट के लिए नजर दौड़ाई तो वो कहीं नजर न आया। मैंने सोफा, कुशन, मेज के नीचे हर जगह तलाश किया, मगर इसे ना मिलना था ना मिला। थक कर मैं सोफे पर बैठ गई और पिज्जा खाने लगी। अभी मैं 2-3 नवाले खाए होंगे कि मुझे हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने प्लेट मेज पर रख कर सीढ़ियों के पास कान लगाकर इस वक्त दोबारा हंसी की आवाज़ सुनी। ये दोनों अभी सोई नहीं थी। मैं दिल में कहती ऊपर आ गई। कमरे का दरवाज़ा खुला था, जबकि मुझे याद पड़ता था कि मैं इसे बंद करके गई थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोला। कमरे में नाइट लैंप नीली रोशनी फैली हुई थी। छोटी बेटी शाइना अपने बिस्तर पर बेखबर सो रही थी, लेकिन हानिया का बिस्तर खाली था। मैं नज़र घुमाई तो खैमे में रोशनी नजर आई, साथ ही बच्ची का साया भी था। मैंने खैमे की तरफ देखा और नीचे बैठकर इसे खोलने लगी। हानिया साथ ही। मैंने धीरे से कहा, पिया, मैं यहाँ हूँ। मुझे तो पीछे से आवाज़ आई। मैंने बैठकर गर्दन घुमा कर देखा तो हानिया बेड के नीचे थी। इसने इशारे से कहा कि वो खैमे में नहीं है। मेरा दिमाग चिकड़ा कर रह गया। मैंने आगे बढ़कर खैमा खोलकर इसमें देखा कोई ना था। टॉर्च जल रही थी। मैं घबरा कर उठ खड़ी हुई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने शाइना को सोए हुए भी गोद में उठाया और हानिया का हाथ पकड़ के नीचे उतरती चली गई, मगर हानिया ने हाथ छोड़कर वापस ऊपर की तरफ जाना था और मैंने इसे रुकने का कहा। शाइना को सोफे पर लिटाकर मैंने इसे बुलाया कि मैं वापस जा रही हूँ सोने के लिए। इसने कहा और सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। बुलाना था मेरी फ्रेंड, इमरजेंसी फ्रेंड। इसने कहा तो मैं सन्नाटे में रह गई। तुम बिस्तर के नीचे क्यों थी? मैंने परेशानी से पूछा। इसकी मामा आ गई थी और वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। डराती हैं, वो नॉर्मल अंदाज में बता रही थी। मेरा दिमाग चकरा रहा था। खैमे में जरूर कोई था। कौन था वो, या मेरा वहम था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। इस दौरान हानिया ऊपर चली गई और मैं साकित बैठा छोटी को देखता रह गई। जो कुछ भी था इसका वास्ता ऊपर की मंजिल से था और मेरा वहम था या हकीकत,
हानिया को नीचे लेकर आती हूँ जब तक इनके वालिदैन नहीं आ जाते। ये सोचकर मैं एक नज़र सोई हुई शाइना पर डालकर ऊपर जाने लगी। राहदारी रोशन थी। दाएं जानब के कमरे का दरवाज़ा खुला था। ये वही कमरा था जहाँ अहमद साहब की वालदा रहती थी। ये कमरा इस दिन से हमेशा मुकफिल था और सबसे छोटी बेटी शाइना वहाँ बातें करने लगी। और ये दरवाज़ा क्यों खोल दिया हानिया ने? ये सोचती मैं कमरे के पास आ गई। हानिया, कहाँ हो आप? मैंने आवाज़ दी, साथ ही दरवाज़ा खोला। कमरे में अंधेरा था। मैंने लाइट का बटन तलाश किया। बटन दबाते हुए मैंने अलमारी में आहट सुनी। कमरा खाली था। कमरे के वसत में बेड बिछा था। इसके सामने वाली दीवार में एक हरी खिड़की थी। बेड की दूसरी तरफ एक दीवार गिर अलमारी थी। आहट वहीं से सुनाई दे रही थी। मैं परेशानी से अलमारी की तरफ गई। हानिया, अब यहाँ मैंने इसके हैंडल को छुआ। इस वक्त मेरे पाँव पर किसी ने हाथ रखा। हानिया हमेशा बेड के नीचे छुपकर खेलती थी। मैंने देखे बिना कहा, ये खेलने का वक्त नहीं है। एकदम पीछे से आवाज़ आई, अभी मैं यहाँ हूँ। मैंने झटक कर मुड़कर देखा तो हानिया दरवाजे में खड़ी थी। तो ये हाथ किसका था? मैंने नीचे देखा तो एक सफ़ेद सा बाजू नजर आया और मेरी हलक से चीख निकल गई। मैं बुरी तरह नजर दुराती नीचे आ गई और हानिया मेरे साथ थी। इसका घर में भी नहीं रख सकती थी। मुझे जाना होगा। चलो बच्चों, हमें जाना होगा। अब मैंने हानिया से कहा और शाइना को उठाना चाहा, मगर सोफा खाली था। शाइना वहाँ नहीं थी। शाइना की गायब हो जाने से मेरी हालत गैर हो गई और मैं चीख चीख कर आवाज़ें देने लगी। हानिया भी डर गई थी और मुझे कोई जवाब न मिला तो मैं सोफे पर जाकर रोने लगी और मेरा ज़हन माऊफ हो गया था। हानिया मुझसे लगकर रोने लगी। इसे रोता देखकर मैंने खुद को संभाला। मुझे हिम्मत करनी होगी। ऐसे कुछ नहीं हो सकता था। मैं इन बच्चों की निगरान थी। मैंने कुछ नहीं होने दे सकती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे बच्चों की हिफाजत करनी होगी। मैंने आंसू पोंछकर और हानिया को साथ लिपटा लिया। इसको तसल्ली दी और कहा कि हमें शाइना को ढूंढना है। हम इसे पूरे घर में तलाश करेंगे। वो कहीं नहीं जा सकती और वो यहीं होगी, इस घर में। ये सब समझाने के बाद हमने शाइना को ढूंढना शुरू कर दिया। नीचे ड्राइंग रूम और टीवी लॉन्च के अलावा एक स्टडी रूम भी था। वहाँ गई। हानिया भी मेरे पीछे पीछे थी। पूरा कमरा खाली था। वहाँ कोई न था। मैंने शाइना को आवाज़ दी मगर कोई जवाब न मिला। हानिया बाहर निकल गई और मैं इसके पीछे बाहर आ गई। मैंने सोचा कि फ़ोन करूं और मिसेस अहमद को ये सब बताऊं, मगर वो मेरी बात का यकीन ना करती और शाइस्ता का ख्याल न रखने के लिए मुझे सरजनिश करती। मैंने शाइना के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि वो कहाँ जा सकती है। कहीं अपनी दादी अम्मा के कमरे में तो नहीं चली गई। ये ख्याल आते मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इस कमरे में ही वो हाथ दिखाई दिया, मगर बच्ची को अगर कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को जिंदा भी माफ न करती। मैं सीढ़ियों के करीब आई और इस वक्त मुझे रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऊपर से आ रही थी। शाइना और वो ऊपर थी। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगी। हानिया मुझे रोकना चाहती थी कि मैंने इसे वहीं रुकने का कहा और खुद ऊपर चढ़ने लगी। राहदारी बिल्कुल सुनसान पड़ी थी और मैं वहीं खड़ी सुनने की कोशिश कर रही थी कि आवाज़ कहाँ से आ रही थी। और इस वक्त मैंने दोबारा रोने की आवाज़ सुनी। आवाज़ बिल्कुल मध्यम सी थी और मैं आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती हुई कमरे के करीब आई। वही खौफजदा कमरा। मैंने दरवाजे से कान लगाया। आवाज़ अंदर से आ रही थी। मैंने जल्दी से हैंडल घुमाया मगर वो ना घुमा। दरवाज़ा लॉक था और मेरा दिल सर भारी होने लगा और ये दरवाज़ा खुला था। जब मैं और हानिया नीचे भागे थे मगर ये लॉक था और छोटी बेटी शाइना अंदर थी। इसे खोलना होगा और मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा धड़काया मगर वो ना खुला। रोने की आवाज़ बंद हो गई और मैंने चाबी की तलाश में इधर उधर देखा। इस वक्त राहदारी के आखिरी हिस्से में मुझे वो खतरनाक रूह नजर आई जो शायद लारा की माँ थी और इस मंजर की याद में मेरी उम्र भी दिलाती रहेगी। और एक औरत थी मगर इसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। आंखें बिल्कुल सफ़ेद और लिबास मटियाला जिस पर खून के धब्बे स्याह हो चुके थे। इससे मुझे देखा और खौफ से मेरी हालत गैर होने लगी। वो ज़मीन ये नहीं थी बल्कि छत से लगी थी। इसके पाँव हवा में थे और इस वक्त हानिया भी ऊपर आ गई। इसने एक फलक शिगाफ चीख मारी और मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। मेरी आंखों के सामने अचानक इस कमरे का दरवाज़ा खुला और हानिया एक झटके से इसमें चली गई। दरवाज़ा दोबारा बंद हो गया। नहीं तो तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरी चीख गले में घुट कर रह गई। मैं दरवाजे की तरफ भागी। इस वक्त वो मेरे कान के करीब चिल्लाई और हमें अकेला छोड़कर वो मेरे बच्चों और घड़ी थी। वो मेरे पीछे खड़ी थी और मुझे एक जोरदार झटका लगा और मैं हवा में उड़कर सीढ़ियों से टकराई और लड़खड़ाती सीढ़ियों से नीचे जा गिरी। मेरा सर रेलिंग से टकराया और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा।
بے ہوش ہونے سے پہلے آخری آواز جو میں نے سنی وہ ہانیہ کی چیخ کی آواز تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا، یہاں تک کہ واقعات عالیہ نے مجھے سنائے۔ ہم جب کھانے کے بعد گھر پہنچے تو گاڑی سے نکلتے ہی ہمیں ہانیہ کی چیخیں سنائی دیں۔ میں اور میرے شوہر گاڑی بند کر بھول کر گھر کے اندر بھاگے، دیکھا تو عالیہ سیڑھیوں کے نیچے بے ہوش پڑی تھی اور اس کے ماتھے سے خون بہ رہا تھا۔ ہانیہ اور شائنہ اوپر چلا رہی تھی، ساتھ ہی دروازہ پیٹنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا تھا۔ عالیہ کی حالت کافی خراب تھی۔ میرے شوہر نے ایمبولینس کو فون کیا اور میں اوپر بھاگی۔ اوپر پہنچی تو دیکھا کہ میری ساس کے کمرے سے بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ اندر دونوں بچیاں بند تھیں اور رو رو کر برا حال تھا۔ ہانیہ کے بائیں گال پر نیل پڑا ہوا تھا اور ہونٹ بھی پھٹا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو روتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی۔ شائنہ زمین پر لیٹی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک ڈائری تھی۔ میں نے اسے گود میں لیا اور نیچے آ گئی۔ عالیہ کے لیے ایمبولینس آ گئی تھی اور وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ ہانیہ اسے دیکھ کر آپی آپی چلانے لگی۔ آپی کو کیا ہوا وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ہم سب ہسپتال چلے گئے، عالیہ کی والدہ کو اطلاع دے دی تھی اور وہ بھی وہاں آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ عالیہ کو گہری چوٹیں نہیں ہیں، وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی، اور ہانیہ کو بھی دوا دی۔ ہانیہ کو میں لے گئی تھی اور شائنہ کو بھی ہم نے وہاں رکھا اور دونوں سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ شائنہ کے پاس جو ڈائری تھی وہ میری ساس مرحومہ کی تھی اور اس کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ اس گھر میں کئی سال پہلے ایک ماں بیٹی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ پولیس کو قاتل کا سراغ نہ مل سکا تھا اور بعد میں معلوم ہوا کہ باپ ہی دونوں کا قاتل تھا اور ان کی روح اب تک وہیں تھی، وہ وہاں کسی کو آباد نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میری ساس نے ایک روحانی عمل کے ذریعے ان کو اپنے کمرے تک محدود رکھا تھا، مگر ان کی وفات کے بعد وہ بچیوں پر حاوی ہونے لگی تھی۔ دوسرے روز عالیہ نے جب یہ واقعات سنائے تو مجھے اپنی ساری بات یاد آنے لگی۔ یہاں سے چلے جانا، یہاں مت رکنا، عالیہ نے جو کیا میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تھا اور ہم نے اس ہفتے مکان بدل لیا۔ اس عرصے میں بھی بچوں کے ساتھ ایک ملنے والوں کے گھر رہی۔ میری بچیاں اور عالیہ آج بھی بہت اچھی دوست ہیں اور عالیہ اور اس کی والدہ ہمارے گھر کے فرد کی طرح ہیں۔